नमस्कार दोस्तों, नित्य संविधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमने जो श्रृंखला हिंदी साहित्य के इतिहास के सत्रों की शुरू की थी, उसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में रीतिकाल पर चर्चा करने वाले हैं। आज के सत्र में हम रीतिकाल में रीति शब्द के अर्थ पर थोड़ी करेंगे, क्योंकि इस काल का नामकरण इसी शब्द के मूल पर आधारित है। उसके बाद प्रमुख विशेषताएं और नामकरण की बात तक है, उसकी बात करेंगे और उसके बाद प्रमुख कवियों का परिचय देंगे, ताकि हम इन पर आधारित प्रश्नों के सही जवाब दे सके। इस सत्र में दोस्तों वही अति महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें से जो विशेष महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको खास तौर पर बताऊंगी, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से आपको इसके एक एक बिंदु को कंठस्थ कर लेना है। और यदि आप ऐसा कर लेंगे तो रीतिकाल से संबंधित कोई प्रश्न गलत आपका होगा ही नहीं। और अगले सत्र में हम रीतिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय सीमा को लेकर हमारे सामने दो स्थितियां होती हैं, एक तो विक्रम संवत और एक ईसवी सन। मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि विक्रम संवत में से 57 घटाने पर ईसवी सन आता है, तो आप उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यदि ईसवी की बात करें हम, 1643 ईसवी से 1843 ईस्वी, बात याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों के अंत में 43 है और इधर 16 है, उधर 18, यानी लगभग 200 वर्ष का समय रीतिकाल की सीमा के अंदर शामिल किया गया है। और यदि विक्रम संवत में बात करें, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, तो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक के बीच का समय रीतिकाल का माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको स्मरण करना है वो ये है। उसके बाद बात आती है नामकरण की। तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम सुझाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है, मिश्र बंधुओं ने इसका नाम बताया अलंकृत काल, क्योंकि यहाँ अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया, तो इसलिए इसके आधार पर मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीति काल कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रीति शब्द पर जब हम चर्चा करेंगे तब आपके लिए ये स्पष्ट हो जाएगा। रीति शब्द का अर्थ है वो शैली, वो पद्धति जो संस्कृत के काव्य शास्त्र के अंगों की में निर्धारित की गई है कि काव्य की रचना करते समय एक लेखक को, एक आचार्य को, एक कवि को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। जब लेखक, कवि या आचार्य उस नियम का पालन करते हुए रचना करता है तो उसे कहते हैं रीति शास्त्र के नियमों के अनुसार सृजन करना। तो उस रीति का निर्वाह यहाँ हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल के लिए रीतिकाल नाम प्रस्तावित करते हैं और यही नाम सर्वमान्य है। इसके बाद बात आती है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं बहुत अधिक लिखी गई, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहकर के संबोधित करते हैं। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल इसे कला काल, क्योंकि कलात्मकता, कला पक्ष की तरफ, साहित्य के कला पक्ष की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया गया, तो इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कि इसका नाम कला काल होना चाहिए। ये नामकरण आपको इसलिए बताए जा रहे हैं दोस्तों कि जब हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि इन नामकरणों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये तो आपको कंठस्थ करने ही हैं। आगे चले। अब बात आती है प्रवर्तन की। तो प्रवर्तन में 3 मत सामने आते हैं, जिनमें से चिंतामणि त्रिपाठी और केशव दास से संबंधित 2 मत प्रमुख हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि कृपाराम को इसका प्रवर्तक मानना चाहिए। कृपाराम वे हैं जिन्होंने हित तरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा। हित तरंगिणी हिंदी का पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, जहां से रीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथों की रचना प्रारंभ होने लगी। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो केशव को मानते हैं, क्योंकि केशव भले ही समय सीमा के आधार पर रीतिकाल में नहीं आते,
लेकिन जो प्रवृत्तियां उनके काव्य में देखने को मिलती हैं, उनके साहित्य में देखने को मिलती है, वे सभी रीतिकाल की पृष्ठभूमि से संबंधित है, रीतिकाल की काव्यगत विशेषताओं से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर नगेंद्र और बहुत सारे अन्य विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो ये तीनों मत आपको ध्यान में रखने हैं। विशेष तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं प्रवर्तक, इस पर बार बार प्रश्न आता है। तो आप ये ध्यान रख लेंगे कि चिंतामणि त्रिपाठी को उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक है। अब बात आती है रीति शब्द की। संस्कृत काव्य शास्त्र, क्योंकि जितने भी रीति ग्रंथ हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में लिखे गए, उनका मूल आधार संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द को जिस रूप में प्रयुक्त किया गया, वही परंपरा का निर्वाह यहाँ हम हिंदी में भी देखते हैं। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द का अर्थ किस लिए आया है? काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है, यानी हमेशा रीति शब्द जहां भी आएगा वहां काव्य के अंगों के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। और काव्य के अंग आप सभी जानते हैं, रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति आदि ये सब काव्य के अंग हैं। तो जब इनसे संबंधित कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसे कहते हैं रीतिपरक ग्रंथ या रीति शास्त्र विषयक ग्रंथ। तो रीति का अर्थ हुआ वे ग्रंथ जो काव्यांग विशेष से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। अब रीति को काव्य की आत्मा मानकर सबसे पहले, क्योंकि आप सभी जानते हैं काव्य शास्त्र आपने पढ़ा है, तो आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति कह करके रीति की परिभाषा दी और रीति को ही काव्य की आत्मा माना। और यहीं से रीति संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ और इसी रीति का अनुसरण करते हुए जब रीति काल में ग्रंथ लिखे गए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल नाम दिया। आचार्य वामन परिभाषित करते हैं विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशेष प्रकार के शब्द संयोजन के द्वारा रचे गए जो ग्रंथ हैं, यानी काव्य शास्त्र में जिन लक्षणों को काव्य के लिए अनिवार्य माना गया है, निर्धारित किया गया है, उनका अनुसरण करते हुए जब कोई भी रचनाकार अपनी रचना लिखता है तो इसका मतलब है कि वो रीति के अनुसार लिखी गई कृति है। अर्थात गुण विशिष्ट रचना, पद संगठना और पद्धति विशेष का नाम रीति है। आगे चलें। और व्याकरण के अनुसार अगर हम रीति शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो रींग धातु में तिच प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय है, इसमें से ती शेष रहता है और रींग में से री रहेगा। तो इस प्रकार रीति शब्द बन जाता है और इस रीति शब्द का अर्थ व्याकरण की स्थिति में मार्ग होता है। अब अगर हम इस मार्ग शब्द को संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा के आधार पर से संबंधित करें, जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, तो यहाँ ये स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्यांगों के जो लक्षण निर्धारित किए गए कि इनका पालन करते हुए ही ग्रंथ लिखा जाना चाहिए, उसी काव्यांग विशेष से संबंधित मार्ग का अनुसरण करते हुए, उसी मार्ग पर चलते हुए जब कोई भी रचनाकार अपनी रचना लिखता है तो उसे कहते हैं रीति ग्रंथ। और यहाँ भी यानी रीति शास्त्र के संबंध में भी मार्ग शब्द बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही सरल शब्दों में ये बात आपके सामने आ गई है, जबकि ये बात पहले वामन के संदर्भ में भी आ चुकी है। आगे चले। निष्कर्ष है, अब इन सारे विचारधाराओं के निष्कर्ष क्या है कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति या नियमों को ध्यान में रखकर की गई है। विशिष्ट पद्धति समझ में ना आए तो नियम बहुत सरल शब्द है, आप सभी जानते हैं। तो नियम शब्द को ध्यान में रख लेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे नियम कौन से हैं, काव्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के जो नियम निर्धारित किए गए हैं आचार्यों के द्वारा, उन नियमों को ध्यान में रखकर जो रचना की जाए वो रीति काव्य कहलाती है। और रीति काल में नियमों के इन्हीं काव्य शास्त्रीय साहित्य शास्त्रीय नियमों का अनुकरण करते हुए रचनाएं लिखी गई। यही कारण है कि शुक्ल जी ने इसे रीति का काल नाम दिया। अब बात आती है रीति काव्य की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, रीति का अनुसरण तो विशेषता है ही, इसके अलावा श्रृंगार रस की प्रधानता रही। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो उभर कर आती है इस काल की वो है श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि भक्ति परक ग्रंथों में भी हमें श्रृंगार चित्रण देखने को मिलता है और वह श्रृंगार चित्रण आध्यात्मिक कम प्रतीत होता है, भौतिक या लौकिक ज्यादा प्रतीत होता है। तो यही कारण है कि इस साहित्य की सबसे पहली विशेषता है श्रृंगारिकता।
आचार्यत्व का प्रदर्शन। और दूसरी विशेषता यह है कि जितने भी रचनाकार यहाँ हुए, इस समय हुए, उनका उद्देश्य काव्य सृजन करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना, अपने उस ज्ञान का प्रदर्शन करना, जिसके द्वारा वे ये स्थापित करना चाहते थे कि हम काव्य शास्त्र के बहुत बड़े पंडित हैं, हम रस सिद्धांत के ज्ञाता हैं, हम छंद सिद्धांत के ज्ञाता हैं, छंद सूत्र के ज्ञाता हैं। और अपने इसी पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का कठोरता से पालन करते हुए जो ग्रंथ लिखे, उनमें उनका आचार्यत्व उभर कर आया। यानी वे स्वयं को साहित्य शास्त्र के आचार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि रीति काव्य की एक दूसरी विशेषता आचार्यत्व का प्रदर्शन है। तीसरी विशेषता है आलंकारिकता एवं चमत्कारिकता। आलंकारिकता आप सभी जानते हैं, अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग, यही कारण है कि मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। और चमत्कारिकता का अर्थ क्या है? अलंकारों के प्रयोग से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, तो चमत्कारिकता। केशव का काव्य इस बात का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। और भी बहुत सारे कवि आचार्यों के ग्रंथों में ये चमत्कारिकता का गुण देखने को मिलता है। जब एक ही शब्द अनेक प्रसंगों में प्रयुक्त होता है और अनेक अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ उसके निकल कर सामने आते हैं, और पाठक उस शब्द चमत्कार से चमत्कृत हुए बिना नहीं रहता, तो उसी गुण को कहा जाता है चमत्कारिकता। तो तीसरी विशेषता हुई आलंकारिकता, यानी अलंकारों का प्रधान, और चमत्कार काव्य में उत्पन्न करने की प्रवृत्ति। आगे चलें। ब्रज भाषा की प्रधानता है, अधिकांश कृतियां ब्रज भाषा में लिखी गई। और इसके अलावा एक और विशेषता सामने आती है, वीर काव्य भी लिखे गए। कि श्रृंगार की तो प्रधानता रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युग में श्रृंगार के अलावा अन्य रचनाएं ही नहीं लिखी गई, बल्कि वीर काव्यों की, वीर रस प्रधान रचनाएं भी लिखी गई, जिसमें भूषण का नाम हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने वीर काव्य, वीर रस से युक्त रचनाएं लिखी। भक्ति और नीति का काव्य भी लिखा गया। हमें वृंद, गिरधर आदि ऐसे बहुत सारे कवि मिलते हैं जिनके काव्य में भक्ति और नीति के दोहे बहुत अधिक सुंदर लिखे गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो प्रमुख रूप से रीतिकाल में दिखाई देती हैं। अब बात आती है रीतिकाल की धाराओं की। तो जिस तरह से हमने भक्तिकाल जब पढ़ा था दोस्तों, तो हमने उसे देखा था कि उसमें सगुण और निर्गुण काव्य धारा, दो धाराएं हुई। फिर सगुण काव्य धारा राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में विभक्त हो गई, और निर्गुण संत और सूफी काव्य धारा में विभक्त हो गई। उसी तरह से रीतिकाल की धाराओं की जब बात आती है, तो रीतिकाल को, समग्र रीतिकाल को मैं कहूंगी कि तीन धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। यानी रीति का अर्थ आप संस्कृत के साहित्य शास्त्र के नियमों से बंधकर जिन कवियों ने रचना लिखी वो रीतिबद्ध, जिन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपनी सहज भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की वो रीतिमुक्त, और रीति सिद्ध वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन रीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की, वे रीति सिद्ध कहलाए। यानी उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से रीति के सिद्धांतों को सिद्ध किया, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। अब थोड़ी जानकारी रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध की कर लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा पर बात करते हैं। सबसे पहले काव्य रीतियों का पालन करते हुए जिस काव्य धारा में काव्य का सृजन किया गया, वो रीतिबद्ध काव्य धारा कहलाती है। आगे चलें। राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। आप ध्यान देंगे, इस काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है लक्षण ग्रंथों की रचना करना। लक्षण ग्रंथ क्या है? वे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षणों का वर्णन किया गया है, उन्हें लक्षण ग्रंथ कहते हैं। यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है कि काव्यांगों के लक्षणों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। और इस प्रकार के ग्रंथ जो भी रीतिकाल में लिखे गए, उनका आधार थे संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। और ये लक्षण ग्रंथ क्यों लिखे गए? इसका उद्देश्य था कि क्योंकि अधिकांश कवि राजाश्रय में रहते थे, दरबारों में रहते थे, दरबारी संस्कृति थी उस समय, तो जिन राजाओं के आश्रय में या जिन सामंतों के आश्रय में वे कवि रहा करते थे, उनको शास्त्रीय ज्ञान, साहित्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने रोचक शैली में लक्षण ग्रंथों की रचना की, ताकि वे अपने आश्रयदाताओं, राजाओं और सामंतों को उन साहित्य शास्त्रीय लक्षणों से अवगत करा सके।
संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य का मूल आधार है। इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुकी हूं। रीति ग्रंथ लेखन की परंपरा को हिंदी में लाने वाले कवि और आचार्य केशव है, और केशव का समय आप ध्यान में रख लेंगे 1550 से 1610 ईस्वी के बीच माना जाता है। यानी रीति काल की सीमा जो 1643 ईस्वी से शुरू होती है उसमें केशव नहीं आते, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वान केशव को रीतिकाल के कवियों में ही शुमार करते हैं, शामिल करते हैं, क्योंकि इनके ग्रंथों में वे सभी विशेषताएं मिलती हैं जिन पर आगे काव्यों तो यहाँ रीति ग्रंथ लेखन की जो परंपरा है उसको हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हिंदी में लाने वाले जो कवि और आचार्य हैं वे कौन है? केशव। बात को आप ध्यान में रखेंगे और केशव का समय भी आप ध्यान में रखेंगे। रीति शास्त्र पर पहला ग्रंथ भरत के नाट्य शास्त्र पर आधारित कृपा रामकृत हित तरंगिणी है। 1541 ईस्वी में इसकी रचना की गई। कृपाराम, जिसको कुछ विद्वान रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, और उनकी रचना हित तरंगिणी को रीति शास्त्र पर ग्रंथ माना गया है, और इसका रचना काल है 1541 ईस्वी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने, इस पर भी दोस्तों कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हित तरंगिणी किसकी रचना है या पहला हिंदी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को दो वर्गों में विभाजित किया, सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि। सर्वांग, सर्व प्लस अंग, तोड़ेंगे शब्द को तो ये अर्थ सामने आ जाएगा, यानी सभी अंगों का निरूपण करने वाले कवि। सभी अंग कौन से? काव्य के सभी अंगों का, यानी रस, छंद, अलंकार, दोष, गुण आदि सभी का वर्णन जिन्होंने अपने काव्य में, अपने ग्रंथों में किया, वे सर्वांग निरूपक कवि। और जिन्होंने किसी खास अंग का, केवल रस का या केवल रस और छंद का वर्णन किया अपने काव्यों में, वे विशिष्टांग निरूपक कवि कहलाए। और ये वर्गीकरण है रीतिबद्ध काव्यधारा की कवियों का डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया। अब विशिष्टांग निरूपक कवियों के तीन वर्ग बताए, जिन्होंने रस का निरूपण किया, जिन्होंने अलंकार का निरूपण किया, जिन्होंने छंद का निरूपण किया। सर्वांग निरूपक कवियों में कौन कौन से कवि शामिल हैं, इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। सर्वांग निरूपक कवि नहीं पूछा जाए तो भी रीतिबद्ध कवियों में इन सभी कवियों का नाम आता है। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध है या रीतिबद्ध नहीं है, तो इसलिए इन सभी कवियों के जो ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनको मैं रेखांकित करूंगी। उनके नाम तो आपको रीतिबद्ध कवियों के रूप में कंठस्थ करने ही है। तो सबसे पहले, क्योंकि प्रवर्तक हैं, तो चिंतामणि, दूसरे कुलपति मिश्र, तीसरे कुमारमणि, चौथे सोमनाथ, पांचवें भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप शाही। तो ये सर्वांग निरूपक कवि हैं जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण अपने ग्रंथों में, यानी लक्षण ग्रंथों में किया। ये वो कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, और लक्षण ग्रंथों की रचना का मूल आधार था संस्कृत साहित्य के साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ। आगे चलते हैं। अब विशिष्टांग निरूपक कवि क्योंकि तीन भागों में विभक्त किए गए थे, रस, छंद और अलंकार, तो उनसे आधारित कवियों की चर्चा करते हैं। रस, जिन्होंने केवल साहित्य में रस का निरूपण किया, वे तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, बेनी प्रवीण और मतीराम। आपको रीतिबद्ध कवियों में, क्योंकि रस निरूपक कवि परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, रीतिबद्ध कवि पूछे जाएंगे, तो रीतिबद्ध कवियों में तोष, रसलीन, मतीराम और बेनी प्रवीण का नाम भी शामिल कर लेना है। अलंकार निरूपक कवियों की बात करते हैं जिन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में, यानी अपने लक्षण ग्रंथों में किसकी चर्चा की? अलंकारों की चर्चा की। उनमें भूषण, मतीराम, देखिए मतीराम यहां भी है, यानी मतीराम ने अपने लक्षण ग्रंथों में रस की भी चर्चा की और अलंकारों की भी चर्चा की। जसवंत सिंह, दूल्हा, पद्माकर ने भी रस की चर्चा की और अलंकारों की चर्चा की। गिरधर दास और रघुनाथ बंदीजन, यानी ये तीन कवि और आप रीतिबद्ध में जोड़ लेंगे। आगे चले। अब बात आती है छंद निरूपक कवियों की। तो छंद निरूपक कवियों में भूषण है। भूषण ने अलंकार निरूपण भी किया और छंद निरूपण भी किया। मतीराम ने रस, छंद, अलंकार तीनों का निरूपण किया। सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय
तो इनमें से ये दो नाम, मतिराम तो पहले ही आ चुके हैं, एक भूषण नाम भी पहले आ चुका है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन्होंने छंद और अलंकार का विश्लेषण किया अपने ग्रंथों में। अब बात आती है रीति मुक्त काव्यधारा की। रीतिबद्ध काव्यधारा, उम्मीद करती हूं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि जिस काव्यधारा के कवियों ने संस्कृत के साहित्य के में वर्णित लक्षण के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथ रचे, उस काव्यधारा को रीतिबद्ध काव्यधारा कहते हैं। अब रीति मुक्त की बात आती है। रीतिबद्ध का बिल्कुल उल्टी काव्यधारा है रीति मुक्त। यहाँ रीति से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कवि, वहां ये रीति का अनुसरण नहीं करते। जैसी भावनाएं इनके हृदय में स्वच्छंद रूप से उत्पन्न होती हैं, उन्हीं का पालन करते हुए उन्हीं की अभिव्यक्ति, सहज और सरस अभिव्यक्ति करते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। इसलिए इस स्वच्छंद अभिव्यक्ति के कारण इस काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा कहकर के भी संबोधित किया जाता है। रीति मुक्त कवियों ने रीति विषयक काव्यगत परंपराओं का पालन नहीं किया, इसीलिए इनका नाम क्या है, रीति मुक्त। आगे चले। रीति मुक्त कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। स्पष्ट सी बात है, मैंने फिर भी ये बिंदु अलग से लिख दिया। जब उन्होंने रीति परंपरा का पालन ही नहीं किया तो लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह का भ्रम न रहे, इसलिए इस बिंदु को मैंने फिर से दोहरा दिया कि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव इस काव्यधारा के प्रमुख कवि है। सभी नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। और इनके काव्य की विशेषता क्या है, आंतरिक अनुभूतियों की सहज एवं सरस अभिव्यक्ति में काव्य लिखा गया, और काव्य अधिकतर श्रृंगार प्रधान है, यानी प्रेम का निरूपण यहाँ किया गया है, और प्रेम के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस बिंदु को कंठस्थ कर लेंगे। श्रृंगार वर्णन और आश्रयदाताओं का गुणगान, दो ही उद्देश्यों को लेकर के इस रीति मुक्त काव्यधारा में कवियों ने ग्रंथ लिखे। एक तो उद्देश्य था श्रृंगार का वर्णन करना, दूसरा जिन राजाओं सामंतों के आश्रय में वे कवि रहा करते थे उनकी प्रशस्ति करना, यानी उनका गुणगान करना इन ग्रंथों का एक अन्य उद्देश्य था। आगे चलें। अब बात आती है रीति सिद्ध काव्यधारा की। रीति सिद्ध कवियों में मैंने आपको बताया था, रीति सिद्ध काव्यधारा रीतिकाल की वो काव्यधारा है दोस्तों जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। रीति मुक्त कवियों ने भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, रीति सिद्ध ने भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। लेकिन रीति सिद्ध और रीति मुक्त में फर्क यह है कि रीति मुक्त कवियों ने लक्षणों का ध्यान ही नहीं रखा, स्वतंत्र होकर काव्य सृजन किया। लेकिन रीति सिद्ध कवियों ने उन लक्षणों पर भले ही लक्षण ग्रंथ न लिखे हों, लेकिन काव्य सृजन करते समय उन लक्षणों का पालन अवश्य किया, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से रीति के उन लक्षणों को सिद्ध करके दिखाया, उनका प्रयोग करके, सफल प्रयोग करके दिखाया। यही कारण है कि इसे कहा जाता है रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, जो काव्य रचा उसमें काव्य शास्त्रीय लक्षणों का पूरा ध्यान रखा, आश्रयदाताओं का गुणगान और श्रृंगार चित्रण इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। यही दोनों विशेषताएं हमें रीति मुक्त में भी मिलती हैं। अब दोस्तों रीति काल के प्रमुख कवियों के परिचय पर आते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं केशव की। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1550 से 1610 ईस्वी के बीच केशव का समय निर्धारित किया गया है, और क्योंकि ये समय रीति काल की समय सीमा में नहीं आता, क्योंकि रीति काल की समय सीमा 1643 से लेकर 1843 ईस्वी के बीच मानी गई है, यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को रीति काल की सीमा में स्वीकार नहीं करते, और दूसरी बात उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते। लेकिन नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। केशव का काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से, यानी जो विशेषताएं उनके काव्य में देखने को मिलती है उनकी दृष्टि से रीतिकाल में आता है, लेकिन काल क्रम की दृष्टि से ये रीतिकाल में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। अब केशव अलंकारवादी आचार्य माने गए हैं, और आप किसके आश्रय में थे इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कौन राजा किसके आश्रय में था उसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक कौन कवि किसके आश्रय में था उसका भी आपको ध्यान में रखना है, और कई कवि आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अनेक राजाश्रयों में रहे, तो उनमें से कौन से महत्वपूर्ण राजाओं के नाम आपको याद करने हैं उसे मैं रेखांकित करूंगी, आप उसे ध्यान में रखेंगे। तो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहे आप,
ये आपको ध्यान में रखना है। और ओरछा नरेश इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान दिया करते थे। इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई महाराज राम सिंह इन्हें मंत्री और मित्र के रूप में मानते थे। यानी उनके बड़े भाई, किसके बड़े भाई? इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई इन्हें अपना विशिष्ट सलाहकार मानते हैं थे। मंत्री मानने का अर्थ है सलाहकार मानते थे। आपकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले प्रमुख रचना उनकी है रसिक प्रिया। दोस्तों ये 1991 की जगह 1691 है, नंबर उल्टे हो गए हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में प्रकाशित, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607 और वीर सिंह देव चरित नामक उनकी जो कृति है उसका प्रकाशन 1607 ईस्वी में माना गया है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नखशिख और छंदमाला भी उनकी प्रमुख कृतियों में से है, जिनके प्रकाशन वर्ष के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है इनकी कृतियों के विषय में कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये रीति ग्रंथ है, यानी लक्षण ग्रंथ हैं। और इनमें क्रमशः क्या किया गया है? रसिक प्रिया में 9 रसों का वर्णन है, कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है और छंदमाला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है छंदों का निरूपण किया गया है। तो इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कवि प्रिया में किसका निरूपण किया गया है? अलंकारों का। रसिक प्रिया में किसका? रसों का। नाम से स्पष्ट है और छंदमाला भी नाम से स्पष्ट है, तो आपको कंठस्थ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रसिक प्रिया और कवि प्रिया प्रबंध रचना पद्धति पर रचित ग्रंथ है, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेंगे। आगे चलें। रामचंद्रिका इनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है। राम कथा, इस कृति में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है। इसके अलावा रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में यानी उनके गुणगान करते हुए लिखे गए ग्रंथ हैं। नखशिख में उनका जो नखशिख नामक ग्रंथ है उसमें परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का निरूपण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, या कौन सा कवि कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे कंठस्थ कर लें। दूसरी बात, प्रसंगवश और बता दूं कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब दूसरे कवि का नाम आता है, वे हैं चिंतामणि, जिन्हें आचार्य शुक्ल प्रवर्तक रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इनका पूरा नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। ये सर्वांग निरूपक कवि हैं। इनका समय 1609 ईस्वी से 1680-85 के बीच, यानी समय ये अनुमानित है, कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आपने ब्रज भाषा में कृतियां लिखी और कवित्व सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया। कोंडा, जहानाबाद, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के आप निवासी थे। राजा हम्मीर के कहने पर अपने भाइयों, ध्यान देंगे, भूषण और मतिराम के साथ, यानी भूषण और मतिराम जो कवि थे वे चिंतामणि के भाई माने जाते हैं, के साथ तिकवापुर नामक गांव में आ बसे। शाहजहां, रुद्र सिंह सोलंकी, जैनदी अहमद और नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रय में रहे, यानी इतने सारे शासकों के आश्रय में रहे। आपको ध्यान रखना है, शाहजहां, रुद्र सिंह सोलंकी, दो नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। 9 ग्रंथों की आपने रचना की। रसविलास, छंद विचार पिंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रसविलास बहुत महत्वपूर्ण है। रस मंजरी पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कविकुल, कल्पतरु, इसको तो भूलेंगे ही नहीं, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंगार मंजरी उनकी एक रचना है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। सुमेलित के प्रश्न अक्सर आया करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि श्रृंगार मंजरी तेलुगु में, संस्कृत में एक गद्य ग्रंथ लिखा गया, उसका अनुवाद किया है संस्कृत गद्य ग्रंथ जो के आधार पर तेलुगु भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया उसका अनुवाद श्रृंगार मंजरी के रूप में चिंतामणि ने प्रस्तुत किया। यानी ये उनकी मौलिक कृति नहीं मानी जाती है, ये उनकी अनुदित कृति है। कृष्णचरित का काव्य विवेक पर भी प्रश्न आता है, काव्य प्रकाश पर भी प्रश्न आता है, कवित्व विचार और रामायण, लेकिन इनमें से केवल 5 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। शेष ग्रंथों की चर्चा अन्य ग्रंथों में की गई है। अब तीसरे कवि आते हैं कुलपति मिश्र। आप भी चिंतामणि की तरह सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं।
आप आचार्य पहले हैं, कवि बाद में, यानी मूलतः इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। काव्य सृजन इनके लिए गौण कर्म था। आगरा निवासी थे और माथुर चौबे परिवार में आप जन्मे। जयपुर महाराज भूलेंगे नहीं, कुलपति मिश्र किसके राज दरबार में रहे, राजस्थान से संबंधित रहे हैं ये कवि, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयपुर महाराज राम सिंह के दरबार में आप रहे, इस बात को तो आपको किसी भी स्थिति में भूलना ही नहीं है। आगे चले। 5 ग्रंथों की रचना की, रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी और नक्षिक। लेकिन इनमें से केवल प्रथम 3 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं, ये तीनों। तो आपको रस रहस्य का नाम कंठस्थ कर लेना है। कुलपति मिश्र, रस रहस्य अक्सर पूछा जाता है। अब अगले कवि आते हैं देव। आप इटावा उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आपका समय 1673 से 1767 ईस्वी के बीच माना गया है। अनेक राजाओं और रईसों के आश्रय में ये रहे, यानी इन्होंने, देखिए कितनी लंबी सूची है आपके आश्रयदाताओं की। तो आपके आश्रय, जिनके आश्रय में रहे उनके नाम है आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि और अली अकबर खां। और आपको आजम शाह का नाम ध्यान रखना है और राजा कुशल सिंह का नाम ध्यान रखना है। लेकिन ये सब, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के नामों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन इनको आपको भूलना नहीं है। 2 नामों को आपने कुल 72 ग्रंथों की रचना की, यानी विपुल साहित्य का सृजन किया आपने। इनमें से लेकिन दुर्भाग्यवश केवल 15 ही उपलब्ध हो सके हैं, और वे 15 हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास। देखिए, भाव विलास पर प्रश्न आता है, अष्टयाम पर प्रश्न आता है, भवानी विलास पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इन तीनों ग्रंथों को आप कंठस्थ कर लेंगे। इसके बाद रस विलास पर भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच इनके प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ हैं। देव माया प्रपंच जो इनका ग्रंथ है, वो संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। इस बात को भूलेंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि देव माया प्रपंच उनकी मौलिक कृति न होकर के अनुदित कृति है। राग रत्नाकर उनका जो ग्रंथ है वो संगीत विषयक ग्रंथ है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और देव शतक उनका आध्यात्म विषयक काव्य है। यानी राग रत्नाकर जिसमें रागों की बात है वो संगीत से संबंधित है, और देव शतक जिसमें देवता का नाम आ गया वो आध्यात्म से संबंधित है। और जहां देव माया प्रपंच की बात आती है वो प्रबोध चंद्रोदय नामक जो नाटक है उसका पद्यानुवाद है। देव चरित्र जो है कृष्ण के जीवन से संबंधित उनकी एक प्रबंध कृति है। आगे चलते हैं। अब बात आती है भिखारी दास की। आप भी सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, यानी काव्य के सभी अंगों का आपने निरूपण किया। त्योंगा ग्राम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। 1734 से 1750 ईस्वी के मध्य आप प्रतापगढ़ के अधिपति यानी राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे। यानी आपके आश्रयदाता का नाम है हिंदुपति सिंह, जो कहां के राजा थे, प्रतापगढ़ के राजा थे। आगे चले। आपके 7 रचित ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय पर बहुत प्रश्न आता है दोस्तों, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, इस पर भी प्रश्न आता है, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका, ये आपके प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ हैं। अगले कवि हैं प्रताप शाही, बहुत महत्वपूर्ण है कवि हैं आप, रीतिकार हैं और टीकाकार भी हैं। यानी 3 प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी, काव्य सृजन किया, रीति ग्रंथ यानी लक्षण ग्रंथ लिखे और टीकाएं भी प्रसिद्ध ग्रंथों की लिखी। ये 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड निवासी रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे ये, और चरखारी नरेश महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में आप रहे, ये आपको भूलना नहीं है। आपने 8 ग्रंथों की रचना की। जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि और अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद प्रश्न पूछा जाता है, जुगल नक्षिक और रस चंद्रिका, इनको आप कंठस्थ कर लेंगे। ये सभी ग्रंथों की रचना आपने की। भाषा भूषण में जो ग्रंथ है इनका, वो जसवंत सिंह के द्वारा रचित भाषा भूषण पर आपने टीका लिखी, मतीराम के द्वारा रचित रसराज पर आपने टीका लिखी,
और बलभद्र के द्वारा रचित नखशिख नामक ग्रंथ पर आपने टीका लिखी और बिहारी सत्सई पर भी आपने टीका लिखी, यानी 4 टीका ग्रंथ आपने लिखे। अगले कवि हैं ग्वाल। आप भी सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। आपका समय 1791 से 1868 ईस्वी के बीच माना जाता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जिनका समय नहीं दिया गया है, आप मान लीजिए कि उनका समय विवादास्पद है। जो बिल्कुल प्रामाणिक है, जो ग्रंथों में मिला है, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन में आपका जन्म हुआ, लेकिन आप मथुरा में रहे। बरेली निवासी कवि खुशहाल राय इनके काव्य गुरु थे। इनके काव्य गुरु का नाम कंठस्थ कर लेंगे। लाहौर, नाभा, पटियाला, टोंक, अमृतसर आदि स्थानों के राजाओं और नवाबों के आश्रय में रहे, यानी बहुत सारे राजाओं और रईसों के आश्रय में रहे ग्वाल कवि। आपने 16 ग्रंथों की रचना की। रसिकानंद, कवि दर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। बलवीर विनोद, साहित्यानंद, प्रस्तार प्रकाश और नेह निर्वाह, बंसी बीसा, हमीर हठ, विजय विनोद, भक्त भावन, कुब्जाष्टक, गुरु पचासा, निम्बार्क स्वाम्यष्टक, इश्क लहर दरियाव बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, और कवि हृदय विनोद। इन ग्रंथों की आपने रचना की, यानी कुल मिलाकर आपने 16 ग्रंथ लिखे। प्रथम 6 लक्षण ग्रंथ है, यानी रसिकानंद, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद और प्रस्तार प्रकाश, ये लक्षण ग्रंथ हैं, और शेष ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ हैं और या फिर अनुदित ग्रंथ हैं। आगे चलें। भक्त भावन एक मुक्तक एवं महत्वपूर्ण कृति है आपकी, और भक्ति, श्रृंगार, शांत रस एवं नीति संबंधी रचनाएं इसमें संकलित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले कवि हैं तोष। आप रस निरूपक आचार्य हैं। अभी तक हमने जितने भी कवि पढ़े वे सर्वांग निरूपक कवि थे, केवल केशव को छोड़कर। अब तोष की बारी आती है। रस निरूपक आचार्य माने जाते हैं। इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर नामक स्थान, जो आजकल सिंगरौर कहलाता है, वहां आपका जन्म हुआ। आपने 3 ग्रंथों की रचना की, सुधानिधि, नखशिख और विनय शतक। लेकिन इन ग्रंथों में से केवल सुधानिधि ही आज उपलब्ध है, इसलिए सुधानिधि को आप कंठस्थ कर लेंगे। रसलीन अगले कवि हैं। रसलीन का पूरा नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी रसलीन आपका पूरा नाम था, कंठस्थ कर लेंगे। बिलग्राम उत्तर प्रदेश के आप निवासी थे। ब्रज भाषा में आपने काव्य सृजन किया, कवित्व, सवैये, छंदों का प्रयोग किया और कुछ लोक गीतों की भी रचना आपने की। यानी रीतिकाल में रसलीन ऐसे कवि हैं जिन्होंने लोकगीत भी लिखे। रस प्रबोध और अंग दर्पण इनके 2 रीति ग्रंथ हैं जिनकी रचना इन्होंने की, रट लेंगे। रस प्रबोध और अंग दर्पण। रस प्रबोध में रस विवेचन, जैसा नाम से स्पष्ट है, रस विवेचन किया गया है, और अंग दर्पण में नख शिख वर्णन किया गया है। यानी अंग से आप नख और शिख के सौंदर्य को जोड़कर इन ग्रंथों की विषय वस्तु को कंठस्थ कर सकते हैं। कतिपय कृतियां फारसी में भी आपने लिखी। अगले कवि हैं दोस्तों पद्माकर। अलंकार और रस निरूपक आचार्य हैं आप। आपका जन्म 1753 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1833 ईस्वी में कानपुर में हुई। सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जैतपुर, सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज परीक्षित, शुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर है, सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में आप रहे। आपको ये जो रेखांकित नाम है ये भूलने नहीं है, इनको तो आप याद रखेंगे ही। तो इतने सारे शासकों के आश्रय में आप रहे। 7 मौलिक ग्रंथ रचे जिनमें हिम्मत बहादुर बिरदावली, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये प्रशस्ति परक कृति है। पद्माभरण, जगत विनोद बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रबोध पचासा पर भी प्रश्न पूछा जाता है, गंगा लहरी पर भी प्रश्न पूछा जाता है, और इसके अतिरिक्त प्रताप सिंह विरुदावली और कली पचीसी भी उनकी कृतियां हैं। पद्माभरण और जगत विनोद उनके रीति ग्रंथ हैं, इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। शेष राज प्रशस्ति और भक्ति वैराग्य विषयक ग्रंथों की रचना उनके द्वारा की गई है। अगले कवि हैं बेनी प्रवीण। आप रस निरूपक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। आपने श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव,
प्रकाश नामक 3 ग्रंथ लिखे, जिनमें से श्रृंगार भूषण अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्तमान में नवरस तरंग ही केवल उपलब्ध है, लेकिन प्रश्न श्रृंगार भूषण से संबंधित कई बार आता है। मतीराम अगले कवि हैं। रस छंद एवं अलंकार निरूपक आचार्य हैं, यानी इन्होंने अपने काव्य में रस छंद और अलंकार नामक काव्यांगों का विश्लेषण किया। 1604 ईस्वी में बनपुर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह हाड़ा, देखिए राजस्थान से संबंधित है मतीराम, और इसी तरह से पद्माकर भी संबंधित थे, तो आप इनको कंठस्थ कर लेंगे। जहांगीर के शासनकाल में रहे, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा के शासनकाल में रहे, कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद के शासनकाल में रहे, बुंदेलखंड स्थित जो श्रीनगर है वहां के जो राजा थे स्वरूप सिंह बुंदेला, उनके भी दरबार में आप रहे। तो आपको खास तौर पर जहांगीर के साथ साथ भाव सिंह हाड़ा जो बूंदी नरेश थे उनका नाम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि मतीराम इनके दरबार में रहे थे। आपने 8 ग्रंथों की रचना की, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम पर और रसराज पर बहुत प्रश्न आता है। मतीराम ने सत्सई ग्रंथ भी लिखा, अलंकार पंचाशिका इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और वृत्त कौमुदी नामक ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की। आगे चले। लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार वर्तमान में अनुपलब्ध ग्रंथ है इनके। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में रचित, कब लिखी गई? 1661 से 1664 ईस्वी के बीच उन्होंने ललित ललाम नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, और ये रचना किसके दरबार में की? भाव सिंह के आश्रय में की। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति है रसराज, उसका रचना काल 1633 से 1634 ईस्वी के मध्य माना गया है, और ये एक ऐसी कृति है जो किसी भी राजा के आश्रय में उन्होंने नहीं लिखी, यानी आश्रय में दरबारी वातावरण में रचित कृति नहीं है रसराज। आगे चले। रसराज श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं, ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है। अगले कवि हैं भूषण, जिनको हम वीर रस के प्रमुख रीतिकालीन कवि के रूप में जानते हैं। आपने अलंकार और छंद निरूपण किया अपने ग्रंथों में। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना की। राज प्रशस्ति का अर्थ होता है जिन ग्रंथों में अपने आश्रयदाताओं यानी राजाओं की प्रशंसा की जाए, उनका गुणगान किया जाए, उन ग्रंथों को राज प्रशस्ति कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र शाहू जी एवं छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे, तीनों नाम कंठस्थ कर लेंगे, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। माना जाता है कि चित्तौड़ के चित्रकूट के राजा रुद्र साह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी, यानी भूषण जिनके नाम से हम इन कवि को जानते हैं, यह उनका वास्तविक नाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वास्तविक नाम अज्ञात है। कुछ ऐसी लोक श्रुति है कि रुद्र साह सोलंकी के द्वारा उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन इसके विषय में कोई भी प्रामाणिक बात नहीं कही जा सकती। फिर भी ये इसलिए आपके लिए रटना जरूरी है, कंठस्थ करना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आगे चलें। शिवराज भूषण जो 1673 में लिखी, शिवा बावनी कृतियां शिवाजी के आश्रय में, छत्रसाल दशक छत्रसाल के आश्रय में रची, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है। अगले कवि हैं सेनापति, और सेनापति की सबसे उपलब्ध और एकमात्र जो रचना है, बहुत महत्वपूर्ण कवित्त रत्नाकर उसका शीर्षक है। कवित्त रत्नाकर कृति में सेनापति ने अपना संक्षिप्त परिचय भी प्रस्तुत किया है। ये इस कवित्त रत्नाकर कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कुछ विद्वान काव्य कल्पद्रुम कृति को भी इन्हीं के द्वारा रचित मानते हैं, परंतु यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। रीति परंपरा को ध्यान में रखकर रचित है ये ग्रंथ। अगले कवि आते हैं बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध कवि है। आपका समय 1595 से 1663 ईस्वी के बीच माना गया है, और बिहारी पर हम बिहारी सतसई के अंतर्गत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो उसे एक बार उस जीवन परिचय, उस कवि परिचय को अच्छी तरह से देख लेंगे। एकमात्र आपकी कृति जो है बिहारी सतसई है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरुक शतक से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना महाकवि बिहारी ने की थी, और इसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित है।
और ब्रज भाषा इसकी भाषा है और दोहा छंद में इस ग्रंथ की रचना की गई है। अगले कवि हैं रसनिधि। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारह मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला और अरिल इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन और कवित्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनकी, जिन पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और रसनिधि सागर तो नाम से ही स्पष्ट है, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। अगला रतन हजारा एक दोहा संग्रह है और इनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगले कवि आते हैं वृंद और आपका समय माना गया है 1643 ईस्वी से 1723 ईस्वी के बीच। आपका पूरा नाम वृंदावन था, ये नहीं भूलना है। काशी में आपने शिक्षा प्राप्त की। इनका जीवन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इनके जीवन का एक एक बिंदु आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज बीकानेर निवासी थे, लेकिन आपके पिता मेड़ता आकर बस गए। यही कारण है कि वृंद का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता में हुआ। यानी राजस्थान से जुड़े हुए रीतिकालीन कवि हैं ये। काशी से आप इनके पिता ने काशी इनको पढ़ने के लिए भेजा और जब ये काशी से पढ़कर आए लौटे तो महाराज जसवंत सिंह, जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं, जोधपुर महाराज थे, उन्होंने सम्मान स्वरूप इन्हें भूमि प्रदान की। औरंगजेब के वजीर इसी दौरान जसवंत सिंह के कारण ही आप औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मद खां के संपर्क में आए और उन्हीं के माध्यम से आप मुगल दरबार में पहुंच गए और वहां पर इन्हें एक समस्या पूर्ति दी गई, क्योंकि हम भारतेंदु युग का हमने जो आधुनिक काल पर चर्चा की थी उसमें समस्या पूर्ति की चर्चा की थी। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग के काव्य की यानी आधुनिक काल के पहले चरण की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, जिसमें एक पंक्ति कवि को दे दी जाती थी और उस पंक्ति की अगली पंक्ति की रचना उसे तत्काल वहीं करनी पड़ती थी। और इस तरह के कवि सम्मेलन भारतेंदु युग में बहुत अधिक आयोजित किए जाते थे। तो उसी का प्रमाण हमको यहाँ रीतिकाल में भी मिलता है। तो दरबार में औरंगजेब ने उन्हें पयोनिधि पैरियो चाहे मिस्री की पुत्री, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, ये समस्या पूर्ति के लिए दी। और जिस बखूबी से आपने इस समस्या पूर्ति को पूरा किया कि औरंगजेब के वे कृपा पात्र बन गए और उन्हें तत्काल औरंगजेब ने अपना दरबारी कवि नियुक्त कर लिया। यानी आप जसवंत सिंह से भी जुड़े हुए रहे और औरंगजेब के दरबार में रहे, ये बात आपको भूलनी नहीं है। शहजादा मुअज्जम और पौत्र अजीमुशान के शिक्षक नियुक्त किए गए औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के पुत्र का नाम था, एक पुत्र का नाम शहजादा मुअज्जम और उनके पौत्र का नाम था अजीमुशान। तो दोनों के शिक्षक आप नियुक्त किए गए। 1707 ईस्वी में किशनगढ़ महाराज राज सिंह के आश्रय में आप किशनगढ़ में आकर बस गए। यानी औरंगजेब के बाद पहले जसवंत सिंह से जुड़े जोधपुर महाराज से, उसके बाद औरंगजेब के दरबार में आए और उसके बाद आप किशनगढ़ के महाराज राज सिंह के आश्रय में आकर बस गए। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। 1707 ईस्वी का वर्ष दोस्तों औरंगजेब के निधन का वर्ष है, ये आपको भूलना नहीं है। और यही कारण है, इससे हम स्पष्ट हो जाता है कि पहले वे औरंगजेब के दरबार में थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसका निधन हुआ, वे तुरंत किशनगढ़ महाराज राज सिंह के आश्रय में चले गए और किशनगढ़ जाकर के रहने लगे। नीति, भक्ति और श्रृंगार परक कृतियां आपने लिखी, यानी आपकी रचनाओं में नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। 6 कृतियां आपने लिखी। 12 मासा, जिसका जो 1668 ईस्वी में रची मानी जाती है। भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी में लिखी गई। नयन पचीसी 1686 ईस्वी में ही लिखी गई। पवन पचीसी 1691 ईस्वी में लिखी गई। श्रृंगार शिक्षा 1691 में ही लिखी गई और यमक सत्सई 1706 ईस्वी में लिखी गई। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो हमें उपलब्ध होती हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी साहित्य कोश में समेत शिखर छंद को हितोपदेश संधि और वृंद सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा आदि कृतियों का भी उल्लेख किया गया है। यानी यहाँ ऊपर जो कृतियां वर्णित है प्रामाणिक कृतियों के रूप में, उसके अलावा वृंद की रचनाओं में साहित्य कोश में ये कृतियां भी शामिल की गई हैं। तो यदि इन कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये
ध्यान में रखना है। डॉक्टर जनार्दन राव चेले ने वृंद की समस्त रचनाओं का वृंद ग्रंथावली नाम से 1971 ईस्वी में प्रकाशन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। साहित्य कोश के अनुसार समेत शिखर छंद जो 1668 में लिखी गई थी, वृंद की पहली कृति है। किसके अनुसार? हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। मिश्र बंधुओं ने वृंद की प्रताप विलास नामक रचना का भी उल्लेख किया है, लेकिन मोतीलाल मेनारिया इस रचना को प्रामाणिक नहीं मानते। इस तो ये एक विवादास्पद कृति है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मिश्र बंधुओं ने किस वृंद की किस कृति का उल्लेख किया है? प्रताप विलास का उल्लेख किया है। कौन इसे नहीं मानते प्रामाणिक? मोतीलाल मेनारिया इसे प्रामाणिक नहीं मानते। अब बात आती है घनानंद की। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आपकी भाषा ब्रज है, आपने कवित्त सवैया छंदों में काव्य सृजन किया और मुक्तक काव्य लिखा। ग्रियर्सन के अनुसार ये बहादुर शाह के मीर मुंशी थे। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। विरक्त होकर आप मथुरा वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए और वहीं जाकर रहने लगे। रघुनाथ सिंह जू देव का भक्तमाल और राधाचरण गोस्वामी का छप्पय उनके विषय में जानकारी का प्रमुख आधार है। यानी घनानंद के विषय में जो भी जानकारी हमें मिलती है, रघुनाथ सिंह जू देव के द्वारा रचित भक्तमाल से और राधाचरण गोस्वामी के छप्पय नामक ग्रंथ से मिलती है। निम्बार्क मत के अनुयायी थे आप और सखी भाव से आप भक्ति किया करते थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी माने गए हैं। मोहम्मद शाह के दरबार में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सुजान नामक एक नर्तकी थी, उस पर कवि घनानंद आसक्त हो गए और यही कारण है कि उन्हें उस दरबार को छोड़कर आना पड़ा। प्रेम की पीर के कवि के रूप में आप विख्यात हैं। माना जाता है कि सुजान में ही कवि ने भगवान के नाना रूपों के यानी कृष्ण के नाना रूपों के दर्शन किए, इसलिए उनका लौकिक प्रेम भी आध्यात्मिक प्रेम के समान प्रतीत होता है। लौकिक श्रृंगार परक रचनाएं आपने लिखी कवित्त सवैया छंदों में तथा भक्ति परक रचनाएं पदों और दोहा चौपाइयों में लिखी। यानी जितनी भी उनकी श्रृंगार परक रचनाएं हैं उसमें कवित्त और सवैया छंदों का उन्होंने प्रयोग किया और जितनी भी भक्ति परक रचनाएं हैं वे पद शैली और दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई। छत्रपुर राज पुस्तकालय में इनका एक विशाल ग्रंथ मिलता है और उस विशाल ग्रंथ में वियोग बेली, इश्कलता, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी, कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, कोकुल विनोद धाम, चमत्कार, नाम माथुरी, वृंदावन मुद्रा, रस बसंत इत्यादि कृष्ण भक्ति के विषयों का वर्णन मिलता है। किसमें? छत्रपुर राज पुस्तकालय में जो एक विशाल ग्रंथ मिलता है उसमें। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली और कृपाकंद इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सभी नामों को आप कंठस्थ कर लेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है 1954 ईस्वी में सुजान सागर के नाम से इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? सबसे पहले 1954 में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ये बात भूलनी नहीं है। अगले स्वच्छंद काव्यधारा के कवि यानी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं आलम। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं, जैसा मैंने बताया कवित्त सवैयों में रीति परंपरा के गुण भी यत्र तत्र विद्यमान है। यानी पूरी तरह से रीति लक्षणों को ध्यान में रखकर इन्होंने काव्य सृजन नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं रीति परंपरा के गुण भी इनके काव्य में मिलते हैं, जबकि घनानंद के काव्य में इस तरह के गुण नहीं मिलते। भाव प्रधान काव्य की रचना की। आपकी भाषा भी ब्रज भाषा है। आपकी 4 कृतियां उपलब्ध हैं। माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित, ये तीनों प्रबंध काव्य हैं और आलम केली आपका मुक्तक संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रबंधकार आलम यानी ये माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही और सुदामा चरित इन तीनों को ये तीनों प्रबंध कृतियां हैं और इनके रचना करने वाले आलम को आलम केली के रचनाकार से भिन्न मानते हैं। यानी उनका कहना है कि आलम नाम के 2 कवि हुए, उनमें से एक ने ये 3 प्रबंध कृतियां लिखी और दूसरे ने आलम केली नामक मुक्तक रचनाओं का संग्रह लिखा। ऐसी किसकी मान्यता है? आचार्य शुक्ल की। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन दोनों को एक ही कवि माना है। अगले कवि आते हैं ठाकुर। आप भी स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। ठाकुर ठसक
और ठाकुर शतक इनकी 2 कृतियां हैं। इसके बारे में तो कोई भी संशय रखने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस कवि की कृतियां हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति की सहजता, सरसता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और काव्य में भक्ति भावना विद्यमान है। अगले कवि आते हैं बोधा, ये भी स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। विरह वारिश, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों कृतियों पर, कंठस्थ कर लेंगे। विरह वारिश और इश्क नामा इनकी 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। विरह वारिश माधवानल काम कंदला नाम की जो प्रसिद्ध प्रेम कथा है उस पर आधारित प्रबंध कृति है विरह वारिश, इस बिंदु को भी आप कंठस्थ करेंगे। इश्क लता में प्रेम पर लिखे कुछ मुक्तक छंदों का संग्रह किया गया है। तो 2 रचनाएं हैं बोधा की, विरह बारिश और इश्कलता। अगले कवि आते हैं द्विजदेव, स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं आप। कुछ विद्वान इनकी गणना रीतिबद्ध कवियों में भी करते हैं। इनके काव्य में भी स्वच्छंदता प्रधान है। श्रृंगार लतिका सौरभ उनका एकमात्र संग्रह ग्रंथ है जिसमें बसंत पर रचित 33 पद्य संकलित किए गए हैं। कुछ विद्वान इनके एक अन्य ग्रंथ श्रृंगार पत्तीसी का भी उल्लेख करते हैं जिसमें प्रकृति और श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की तो चर्चा की ही, रीति शब्द को भी जाना और रीति काल के प्रमुख कवियों की कृतियों पर भी बात की, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूं कि यह सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी रहेगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।